वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे समाज शास्त्र बीए प्रथम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में, जो कि बीए प्रथम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं की परीक्षाओं में आने वाले हैं। मतलब ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। पिछले कई वर्षों के प्रश्न पत्रों को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो ऐसे प्रश्नों को एक प्रकार से छांट करके आपके समक्ष लाने का प्रयास है। ये श्रृंखला लगभग 8 वीडियोस की होगी। आपको बता दूं कि प्रत्येक यूनिट से जो प्रश्न लगातार या रिपीटेड हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों में, उन प्रश्नों को यहाँ पर रखने का प्रयास और उन प्रश्नों के माध्यम से लगभग उतने ही और प्रश्न जो कि एक प्रकार से आपकी परीक्षा में आ सकते हैं आपकी बार, उनके बारे में भी चर्चा करने का प्रयास रहेगा। यानी कि आज का जो वीडियो है यूनिट 1 से रिलेटेड है। समाज शास्त्र अगर आपने लिया हुआ है, अभी आए हैं, प्रथम सेमेस्टर में आपका एडमिशन हुआ है, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको किसी प्रकार का कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। शुक्ला स्टडी पॉइंट आपको इतने अच्छे तरीके से तैयारी करवा देगा, इतने अच्छे तरीके से आपको सोशियोलॉजी का फंडा क्लियर करवा देगा, जो कॉन्सेप्ट होंगे सोशियोलॉजी के, कि आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी आपको बीए प्रथम सेमेस्टर में पढ़ना होता है। समाजशास्त्र के अंतर्गत आप किसी भी विश्वविद्यालय से संबंधित हैं, सभी विश्वविद्यालयों में यही पेपर आपका आता है। ठीक है, तो मैं ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को समझने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के माध्यम से बहुत सारे आपके लिखित टाइप के प्रश्न भी क्लियर हो जाएंगे। यानी एक जानकारी, एक रिवीजन के तौर पर आप इन कक्षाओं को ले सकते हैं। 8 क्लासेस होंगी और 8 क्लासेस में आपका लगभग हर एक यूनिट से मैं ऐसे प्रश्नों को छांटूंगा और उन प्रश्नों पर चर्चा करूंगा, विस्तार से उन प्रश्नों को समझाने का भी प्रयास करूंगा। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की यह श्रृंखला है, जो कि लगातार परीक्षा में पूछे भी जा रहे हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों में। बेसिक कॉन्सेप्ट आप सोशियोलॉजी को क्या बोलते हैं, ठीक है, जो है मूल समाज शास्त्र का एक प्रकार से जो मूल खास करके कॉन्सेप्ट हैं, जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, उन्हीं के बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है। यानी समाजशास्त्र की मूल अवधारणाएं। ठीक है, ये आपके पेपर का नाम है। तो समाजशास्त्र के बारे में यहाँ पर आपको जानना है। सबसे पहली बात तो ये हो गई। अब चलिए हम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं, समाजशास्त्र के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। समाजशास्त्र का सिलेबस ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया 2024 के छात्र छात्राओं के लिए। अच्छा, ये लेक्चर 2024, 25, 26 सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो किसी प्रकार की कोई टेंशन आपको नहीं होनी चाहिए। चले, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, समाजशास्त्र का जन्म किस देश में हुआ बताएं। अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में या इंग्लैंड में। अच्छा, सारी चीज़ों को मैंने आपको बताया था कि भाई किस किस देश में कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे हुआ है। उससे पहले हमने बताया था कि समाजशास्त्र का जो उद्भव हुआ है वो 1838 में हुआ है। कब हुआ भैया? 1838 ईस्वी में एक विशिष्ट विषय के रूप में, ठीक है, अध्ययन प्रारंभ होता है। कहाँ पर? सबसे पहले फ्रांस में। कहाँ पर भैया? फ्रांस में। अर्थात सबसे पहला प्रश्न क्या हो गया आपका कि जन्म किस देश में हुआ? फ्रांस में हुआ। अब ये प्रश्न यहीं पर पूछता कि भाई कब हुआ, तो आप बताएंगे 1838 ईस्वी में हुआ। अच्छा, उदय किसके कारणों के परिणाम स्वरूप हुआ? तो जो फ्रांस की क्रांति है 1789 ईस्वी में, आप देखते हैं 1779 ईस्वी या 89 ईस्वी में क्रांति, 1789 ईस्वी में क्रांति होती है फ्रांस की, उसका भी परिणाम है। और एक प्रकार से यूरोप में आप देखते हैं औद्योगिक क्रांति आती है, उसका भी परिणाम है समाजशास्त्र का उद्भव होना। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न आपका ये उठता है कि फ्रांस में किन विद्वानों ने एक प्रकार समाजशास्त्र को एक प्रकार से नाम दिया। अच्छा, समाजशास्त्र को जो सोशियोलॉजी नाम दिया गया है, सोशियोलॉजी ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक है सोशियस। सोशियस शब्द जो है वो एक प्रकार से लैटिन भाषा का शब्द है, और जो लोगास शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, सोशियस का मतलब क्या होता है? शास्त्र या समाज। सोशियस का मतलब होता है समाज और लोगास का मतलब होता है शास्त्र। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि समाज का विज्ञान है, समाज का अध्ययन करने वाला शास्त्र या विज्ञान जो होता है उसी को हम समाजशास्त्र कहते हैं। सोशियोलॉजी को 1838 से पहले एक अन्य नाम से जानते थे। सोशियोलॉजी को 1838 से पहले हम लोग सामाजिक भौतिकी कहा करते थे। तो ये प्रश्न भी कई विश्वविद्यालय में पूछा गया कि सामाजिक मतलब कि समाज शास्त्र के नामकरण से पहले समाज शास्त्र को किस नाम से जानते थे, तो उसको हम बोलते थे सामाजिक भौतिकी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, सामाजिक भौतिकी, सोशियो फिजिक्स बोला जाता था इसको 1838 से पहले। 1838 ईस्वी में एक बहुत ज़बरदस्त विद्वान आते हैं समाजशास्त्र के, उनका नाम है अगस्त कॉम्टे। अगस्त कॉम्टे जो हैं 1838 ईस्वी में सामाजिक भौतिकी विषय को नया नाम देते हैं, और नया नाम वो है सोशियोलॉजी।
सोशियोलॉजी, ठीक है, सोशियोलॉजी नाम किसने दिया? अगस्त काम्ट ने दिया। कब दिया? 1838 में दिया। और अगस्त काम्ट ने दिया चूंकि, और इसीलिए अगस्त काम्ट को ही फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर कहा जाता है, ठीक है, फादर कहा जाता है। किसका फादर? फादर ऑफ सोशियोलॉजी, यानी जनक कहा जाता है समाजशास्त्र का। किसको? अगस्त काम्ट को। कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के निवासी थे। सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो रही होंगी यहाँ पर, ठीक है। अगस्त काम्ट, क्लियर, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो फ्रांस के महान सामाजिक विचारक हैं अगस्त काम्ट, और इन्होंने ही एक प्रकार से समाजशास्त्र का उद्भव किया, समाजशास्त्र का नामकरण किया, ठीक है। उसके बाद में तो ये समाजशास्त्र विषय हमारे समक्ष आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहीं पर अगर ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया विश्वविद्यालयों में, देखिए समाजशास्त्र का जन्म किस देश में हुआ? तो फ्रांस में हुआ है। लेकिन अगर पूछता कि भारत में इसका उदय कब हुआ, ठीक है, भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन कब प्रारंभ होता है एक पृथक विषय के रूप में, तो आप बताएंगे 1914 ईस्वी में। इंग्लैंड की बात की जाए, इंग्लैंड में कब प्रारंभ हुआ? तो इंग्लैंड में आप बताएंगे 1907 में, ठीक है। और चूंकि जब भारत 1914 ईस्वी में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ होता है, आपसे पूछे कहाँ प्रारंभ होता है? सबसे पहले प्रारंभ होता है भारत में बम्बई विश्वविद्यालय में। ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत जानकारी आपको मिल रही है इस वीडियो के माध्यम से। फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बम्बई विश्वविद्यालय में, यानी कि बम्बई यूनिवर्सिटी में आपको सबसे पहले पढ़ाया गया क्या? समाजशास्त्र। कब? 1914 में। और चूंकि उस समय इंग्लैंड का एक प्रकार से शासन था भारत पर, इंग्लैंड का उपनिवेश था भारत, तो 1907 ईस्वी में इंग्लैंड में एक प्रकार से समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ होता है। और उसके 7 सालों के बाद में बम्बई विश्वविद्यालय में सबसे पहले समाजशास्त्र एक प्रकार से भारत में पढ़ाया जाने लगा, एक पृथक विषय के रूप में, एक अलग विषय के रूप में, ठीक है। उससे पहले मानव शास्त्र वगैरह में कंबाइन करके पढ़ाया जाता था उसी में। जैसे आजकल जियोग्राफी में आप पढ़ते हैं, पर्यावरण का अध्ययन पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो इसी प्रकार से। अच्छा, एक प्रश्न और पूछे कि भाई उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय में, एक प्रश्न ये भी पूछा था कि उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय में सबसे पहले समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ होता है? तो आप बताएंगे एलयू में। एलयू मतलब लखनऊ विश्वविद्यालय में सबसे पहले समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ होता है उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो। देखिए इसी पहले प्रश्न से लगभग आपके 12 से 15 प्रश्न जो हैं आपके तैयार हो गए हैं। और निश्चित तौर पर ये 12 से 15 प्रश्न जो है रिपीटेड क्वेश्चन से लगातार विभिन्न विश्वविद्यालयों के परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। दूसरा प्रश्न आप देखिएगा, समाजशास्त्र किस क्रांति का प्रतिफल है? अमेरिकन क्रांति, चीनी क्रांति, रशियन क्रांति या फ्रेंच क्रांति? तो मैंने आपको बताया था फ्रेंच क्रांति जो है फ्रांस की क्रांति का परिणाम स्वरूप एक प्रकार से, चूंकि फ्रांस में ही सबसे पहले समाजशास्त्र का उदय होता है, ठीक है। तो फ्रांस एक प्रकार से फ्रांस की जो क्रांति हुई है विश्व बंधुत्व की बात जहाँ पर की गई, मतलब एक प्रकार से समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की बात इस क्रांति का मुख्य नारा रहा है फ्रांस की क्रांति का। फ्रांस की क्रांति ने एक प्रकार से समाज का पूरा दिशा और दशा दोनों बदल दी, और यही कारण है कि समाजशास्त्र का उद्भव होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है फ्रांस की क्रांति, ठीक है। इसके बाद में औद्योगिक क्रांति जो आती है यूरोप में, खास करके इंग्लैंड में वो प्रभावित, इंग्लैंड से ज़्यादा उत्पन्न होती है, तो खास करके उसका भी प्रभाव रहा है। लेकिन यहाँ पर इंग्लैंड की क्रांति दी नहीं गई है, ठीक है, तो यहाँ पर वो नहीं लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंच क्रांति ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, एक प्रश्न यह पूछा जाता है आपका, सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किसने दिया? तो आप क्या बताओगे? सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत दिया है किसने भाई? सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत दिया है किसने दिया है? दुर्खीम ने दिया है। किसने दिया भैया? सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत दुर्खीम ने दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर दुर्खीम आपको ऑप्शन में दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं, दुर्खीम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, ऐसा किसने कहा? ऐसा दुर्खीम ने कहा, ठीक है। समाजशास्त्र की परिभाषा को देते हुए कहा कि भाई समाजशास्त्र जो है वो सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, एक साइंस है, ठीक है। मैकाइबर पेज क्या कहते हैं समाजशास्त्र के बारे में? मैकाइबर पेज कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है और संबंधों के इस जाल को हम समाज कहते हैं। ये किसने कहा? यानी समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, मैकाइबर पेज का कथन है। ऑब्जेक्टिव में कई बार प्रश्न पूछा गया है, या ऐसा पूछे कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, संबंधों के इस जाल को हम समाज कहते हैं। ये मैकाइबर पेज का कथन है। तो ये एक परिभाषा मैकाइबर पेज ने दी समाजशास्त्र की। वार्ड महोदय की बात की जाए तो वार्ड महोदय ने सीधा कहा कि भाई समाजशास्त्र जो है वो समाज का विज्ञान है, यानी कि जो सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी, ठीक है, मतलब सोसाइटी का एक विज्ञान है समाजशास्त्र, ये वार्ड ने कहा।
इसके बाद में जॉनसन महोदय का नाम आपको यहाँ पर दिख रहा है। जॉनसन महोदय क्या कहते हैं? जॉनसन महोदय कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों, उनके आंतरिक स्वरूपों या संगठन के स्वरूपों, उन प्रक्रियाओं को जो उस संगठन को बनाए रखती हैं या परिवर्तित करती हैं और समूहों के बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, जॉनसन महोदय कहते हैं। यानी जॉनसन महोदय जो है समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों का अध्ययन मानते हैं। ठीक है, आपको बता दूं समाजशास्त्र के परिभाषाओं को देने में बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग अवधारणाएं अपनाई। जैसे कि कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कि समाजशास्त्र को समाज का अध्ययन मानते हैं, जबकि कुछ ऐसे समाजशास्त्री हैं जो कि समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का अध्ययन मानते हैं। लेकिन कुछ समाजशास्त्री ऐसे हैं जो कि समाजशास्त्र को सामाजिक जीवन, घटनाओं, व्यवहार और कार्यों का यानी सामाजिक व्यवहार का अध्ययन मानते हैं समाजशास्त्र को। अच्छा, अब इसमें नाम किसका किसका है? और कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कि समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का अध्ययन सामाजिक समूहों का अध्ययन मानते हैं। तो समाजशास्त्र को समाज का अध्ययन मानने वाले में विद्वान है ओडम, वार्ड, जिसबर्ट, गिडिंग्स, ये सब हैं। ठीक है, और खास करके सामाजिक संबंधों का अध्ययन जो मानते हैं समाजशास्त्र को, उनमें मैकाइबर पेज हैं, सीमेल हैं, जॉर्ज सीमेल, ये सब लोगों का नाम आता है। समाजशास्त्र को सामाजिक जीवन, घटनाओं, व्यवहार और कार्यों का अध्ययन जो मानते हैं, ठीक है, सोशल लाइफ, इवेंट्स, बिहेवियर एंड फंक्शंस का अध्ययन जो मानते हैं सोशियोलॉजी को, उनमें नाम आता है आगबर्न और निमकाफ का। आगबर्न निमकाफ कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है। किम्बाल यंग का नाम आता है, वो कहते हैं कि समाजशास्त्र समूहों में मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन करता है। तो ये सब जो है मानव व्यवहार के अध्ययन को समाजशास्त्र बताते हैं। इसके बाद में एक नई अवधारणा आती है सामाजिक समूहों के अध्ययन के रूप में, उसमें जॉनसन का नाम आता है। तो जॉनसन महोदय जो है सामाजिक समूहों का अध्ययन स्वीकार करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कि समाजशास्त्र को अंतर क्रियाओं का अध्ययन मानते हैं। ठीक है, यानी कि इंटरट्रैक्शन जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, तो समाजशास्त्र को अंतर क्रियाओं का अध्ययन मानने में मैक्स वेबर का नाम अग्रणी है। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो समाजशास्त्र के बारे में एक प्रकार से सारी चीज़ों को कहते हैं, जैसे कार्ल पियर्सन कहते हैं कि समस्त विज्ञान की एकता केवल उसकी पद्धति में है, ना कि उसकी विषय सामग्री में है, और ये बात समाजशास्त्र पर लागू होती है। तो कई सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल मिलाकर के समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र अमूर्त विज्ञान है, मूर्त विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र एक वास्तविक यानी निश्चयात्मक विज्ञान है, आदर्शात्मक विज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। यानी सोशियोलॉजी पॉजिटिव साइंस है, नॉर्मेटिव साइंस नहीं है। ठीक है, समाजशास्त्र समान विज्ञान है, विशेष विज्ञान नहीं है। यानी सोशियोलॉजी इज अ जर्नल साइंस, नॉट अ स्पेशल साइंस। सोशियोलॉजी जो है एक जर्नल साइंस है, समान विज्ञान है। ठीक है, समाजशास्त्र तार्किक और अनुभविक विज्ञान है। यानी सोशियोलॉजी इज बोथ रेशनल एंड एम्पिरिकल साइंस। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी, बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल रही है। चौथा प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न है समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। किसने कहा? समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो एक प्रकार से समाज का अध्ययन करता है, ऐसा किसने कहा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है, ओडम ने कहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ए लगाया उनका करेक्ट आंसर है। पांचवें का चलिए आंसर बताने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। पांचवा प्रश्न है, जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ समाज है, यह कथन किसका है? जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ समाज है, ऐसा किसने कहा था? मैकाइबर पेज ने कहा था। ये परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है। मैकाइबर पेज ने कहा था कि जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ समाज है। 2024 में नोट डाउन कर लीजिएगा, ये प्रश्न आने वाला है, स्टार बना दे रहा हूँ। जिस विश्वविद्यालय में ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं होंगी वहाँ पर एकदम से 100% आने वाला है। अगला प्रश्न है छठा नंबर प्रश्न आप देखिएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक किसने मतलब लिखी गई, किसके द्वारा? प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, परीक्षा में लगातार पूछी जा रही, विभिन्न विश्वविद्यालय में पूछी गई है। बताएं, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक बिल्कुल हर्बर्ट स्पेंसर ने लिखी है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। सातवां क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र को दो भागों में विभाजित किया है। तो अगस्त काम्टे की बात की तो उन्होंने सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी दो भागों में समाजशास्त्र को बांटा है, सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी प्रश्न कई बार विश्वविद्यालयों में पूछा गया है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न ये देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 8वां नंबर प्रश्न देखेंगे, कल्चरल सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ग्रीन है,
मतलब AW ग्रीन, मैकइवर एवं पेज, या फिर JP गिलिन एंड JL गिलिन, मतलब गिलिन एंड गिलिन या आगबर्द और निमकाप। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई? तो कल्चरल सोशियोलॉजी जो पुस्तक है इसके लेखक हैं गिलिन एंड गिलिन, JP गिलिन एंड JL गिलिन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्री नहीं है? TB बाटोमोर, देखिए बाटोमोर जो समाजशास्त्री हैं। मैक्स वेबर भी एक जबरदस्त समाजशास्त्री हैं। अगस्त काम्ट तो समाजशास्त्र के जनक ही हैं। बचे कौन? चार्ल्स डार्विन, एक जीव शास्त्री हैं चार्ल्स डार्विन। और चार्ल्स डार्विन ने जीवों पर एक प्रकार शोध किया है, मतलब जानवरों पर, और उन्हीं शोध को एक प्रकार से समाज पर लागू किया है हर्बर्ट स्पेंसर ने। इसीलिए उनके सिद्धांत को सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत कहा जाता है, हर्बर्ट स्पेंसर के। क्योंकि हर्बर्ट स्पेंसर जो हैं वो डार्विन के ही विचारों को फॉलो करते हैं। डार्विन ने जो शोध जानवरों पर किया, उन्होंने स्वाभाविक एकता के सिद्धांत की बात जानवरों पर करी, मतलब जानवरों को एक प्रकार जानवरों के उद्विकासी सिद्धांत की बात करते हैं चार्ल्स डार्विन, लेकिन उसी को स्वाभाविक एकता के रूप में मनुष्यों पर लागू करने का काम करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। स्वाभाविक एकता का सिद्धांत या स्वाभाविक एकता का सिद्धांत अगर आपसे पूछे किसने दिया तो आप क्या बताओगे? तो उसको दिया है किसने? हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए, यानी हर्बर्ट स्पेंसर चार्ल्स डार्विन से बहुत कुछ प्रभावित थे। ठीक है, और उनका प्रभाव चार्ल्स डार्विन का हर्बर्ट स्पेंसर के विचारों में, उनके सिद्धांतों में, उनके आप देखिएगा थ्योरीज में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो चार्ल्स डार्विन एक जीव शास्त्री हैं, ना कि वो समाजशास्त्री। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार से और भी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी लगातार। ठीक है, तो 8 वीडियोस कुल मिलाकर के इस सीरीज की आने वाली हैं। हर एक सब्जेक्ट की इसी प्रकार से मैं धड़ल्ले के साथ, मतलब एकदम से खुल करके आपको समझाते हुए ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का 8-8 वीडियो दे दूंगा। उससे बाहर एक भी प्रश्न आपका पूछा जाने वाला नहीं है, लेकिन बीच बीच में मैं जो आपको समझाने का प्रयास करता हूँ क्वेश्चंस के बाद में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये आप बुक वगैरह में भी कहीं पर देखेंगे तो हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस आपको दिख जाएं, लेकिन अगर आप देखिएगा कि भाई, अगर आप देखेंगे कि भाई ये जो सार तत्व है जो बीच बीच में आपको बताया जाता है समझा करके, वो आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए वो इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं। तो प्रश्न तो माध्यम है बस, बाकी समझाना मुझे जो है वो मैं आपको समझाने का प्रयास इन प्रश्नों के माध्यम से कर रहा हूं, ताकि जो है आप और अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो सके और कोई भी प्रश्न आपका ना छूटे और अच्छे तरीके से आप समझ पाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सोशियोलॉजी, सोशियस और लोगोस 2 शब्दों से मिलकर के बना है। ये शब्द 2 अलग अलग भाषाओं के बिल्कुल हैं। सोशियस जो शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है, और जो लोगोस शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, लैटिन भाषा का जो सोशियस शब्द है इसका मतलब होता है समाज। ठीक है, सोसाइटी, इट्स मीन सोसाइटी, समाज। लोगोस का मतलब होता है, लोजी जो शब्द बनता है वो लोगोस से बनता है, और जहाँ भी लोजी लगा है इसका मतलब वो ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, लोगोस का मतलब ही होता है लोजी अंग्रेजी में। ठीक है, और लोजी को बोलते हैं हिंदी में शास्त्र या विज्ञान। ठीक है, हिंदी में लोजी को क्या बोलते हैं? शास्त्र बोलते हैं। तो समाज शास्त्र यानी समाज का अध्ययन करने वाले शास्त्र को हम विज्ञान, मतलब समाज का अध्ययन करने वाले शास्त्र या विज्ञान को हम समाजशास्त्र कहते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लैटिन और ग्रीक भाषा के शब्द हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, अब की बार भी आएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पुस्तक है द रूल्स ऑफ द सोशियोलॉजिकल मेथड। इस पुस्तक के लेखक कौन है? द रूल्स ऑफ द सोशियोलॉजिकल मेथड 2019, 20, 21 सभी परीक्षाओं में पूछा गया, अलग अलग विश्वविद्यालयों में। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा। द रूल्स ऑफ द सोशियोलॉजिकल मेथड, इस पुस्तक के लेखक कौन है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी के आ रहे हैं, बताएं। टालकट, पार्सन, दुर्खीम या स्मेल्सर या लोबी? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दुर्खीम। 11वें का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दुर्खीम। दुर्खीम के और भी सिद्धांत है, जैसे आपसे पूछे अगर आत्महत्या का सिद्धांत, आत्महत्या, ठीक है, आत्महत्या का सिद्धांत किसका है भाई? तो आप बताएंगे दुर्खीम। अब दुर्खीम से आत्महत्या का सिद्धांत कैसे याद रखेंगे भाई? दुर्खीम ने आत्महत्या का सिद्धांत दिया, क्योंकि दुर्खीम, इनके नाम से ही दुख स्पष्ट हो जा रहा है। दुर्खीम मतलब दुख का एक प्रकार से आप समझिए, इनके पास क्या है? एक विशाल भंडार है। हिम मतलब दुर्खीम, दुर्ख मतलब कि दुख प्लस हिम, आप ऐसे ध्यान रखिए, मतलब कि दुख इनके पास बहुत ज़्यादा है,
दुख इनके पास बहुत ज़्यादा था, इनको बहुत दुख था और इसीलिए इन्होंने आत्महत्या का सिद्धांत ही लिख डाला। ऐसे ध्यान रख सकते हो आप, ठीक है, इनके नाम से ही। दुर्खिम आत्महत्या का सिद्धांत, सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान मानते हैं समाजशास्त्र को, दुर्खिम ही मानते हैं। सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान मानते हैं समाजशास्त्र को, सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत दिया इन्होंने दुर्खिम महोदय ने, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, 12वां नंबर प्रश्न है, किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक प्रगति का विज्ञान है? सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक प्रगति का विज्ञान है समाजशास्त्र, ऐसा किसने कहा? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक प्रगति का विज्ञान है, ऐसा कहने वाले विद्वान कौन है भाई? जो उसके जनक हैं। अब जनक कौन है उसके? अगस्त काम्टे हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगस्त काम्टे 1838 में समाजशास्त्र का उदय होता है, उससे पहले समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी कहा जाता था, ठीक है। 1838 ईस्वी में समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी शब्द दिया गया अगस्त काम्टे के द्वारा, इसीलिए फादर ऑफ सोशियोलॉजी इनको कहा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर हो गया आपका, ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो समाजशास्त्र की बात की जाए तो 1835 ईस्वी में अगस्त काम्ट ने अपने नवीन सामाजिक विज्ञान का नाम सामाजिक भौतिकी से बदल करके 1838 ईस्वी में समाजशास्त्र ने सोशियोलॉजी रखा था, और यही कारण है कि इनको समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। 19वीं शताब्दी में समाजशास्त्र के विकास में भूमिका निभाते हैं खास करके अगस्त काम्ट, उसके बाद कार्ल मार्क्स भूमिका निभाते हैं। कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष की विचारधारा देते हैं। इसके बाद में आप देखिए अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कार्ल मार्क्स का है, ठीक है। वो कहते हैं कि अब तक का जो समाज रहा है वो वर्ग संघर्षों का समाज रहा है, वर्ग संघर्ष मतलब अब तक का जो इतिहास रहा है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, ऐसा कहने वाले विद्वान कौन है? वो कार्ल मार्क्स हैं। साम्यवादी एक प्रकार से अवधारणा के प्रतिपादक हैं कार्ल मार्क्स। तो आपसे पूछेगा साम्यवादी विचारधारा के प्रतिपादक कौन है, तो आप बताएंगे कार्ल मार्क्स हैं, ठीक है। कार्ल मार्क्स जो हैं वो पूंजीवाद के प्रबल विरोधी समाजशास्त्री हैं, ठीक है। समाज को दो वर्गों में बांट करके वो पढ़ते हैं, वर्ग संघर्ष की विचारधारा देते हैं। एक मिल का मालिक है, दूसरा मिल का मजदूर है, दोनों के बीच में अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की बात करते हैं कार्ल मार्क्स। और एक ऐसा प्राणी जिसने क्या किया, पूंजीवादियों की खटिया खड़ी कर दी, तो वो है कार्ल मार्क्स, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स भी आता है, उसके बाद में हर्बर्ट स्पेंसर आते हैं। ये सब 19वीं शताब्दी में एक प्रकार से समाजशास्त्र को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। फिर इसी समय आप देखते हैं अगस्त काम्टे ने वैज्ञानिक दर्शन का सिद्धांत दिया, कार्ल मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवाद की बात करी, ठीक है। तो वैज्ञानिक दर्शन का सिद्धांत किसका है? अगस्त काम्ट का है। वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसका है भाई? कार्ल मार्क्स का है। इन सभी लोगों ने एक प्रकार समाजशास्त्र के बारे में सारी चीज़ें बताने का काम किया। आपको बता दूं कि इसी समय सामाजिक उद्विकास की बात करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर, उन्नति प्रगति के सिद्धांतों तथा सोपानों का पता चलता है। अगस्त काम्ट, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास पर प्रकाश डाला, और इसी समय कार्ल मार्क्स के द्वारा इतिहास की भौतिक व्याख्या की गई। इतिहास का द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया अगस्त, और उसने क्या नाम है? कार्ल मार्क्स ने। द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत आपसे पूछे तो क्या बताओगे? कार्ल मार्क्स का नाम बताओगे, ठीक है। उसके बाद में 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में आप देखते हैं जर्मनी के समाजशास्त्रियों ने मोर्चा संभाला। उसमें टानीज आते हैं, जॉर्ज सीमेल हैं, और उसके बाद में फ्रेंच के साहित्यकार समाजशास्त्री हैं इमाइल दुर्खीम, फ्रांस के समाजशास्त्री हैं, वो आते हैं सामने, और वो एक प्रकार से समाजशास्त्री सिद्धांत कई सारे देते हैं। टानीज ने समाज और समुदाय एवं समितियों का अध्ययन किया खूब अच्छे तरीके से। समाज क्या है, समुदाय क्या है, यानी कि सोसाइटी किसे कहते हैं, कम्युनिटी किसे कहते हैं, और एक प्रकार से इंस्टीट्यूशन किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें। इंस्टीट्यूशन माने संस्था, एसोसिएशन जिसको कहते हैं उसको समिति कहते हैं अंग्रेजी में। तो समिति, समुदाय और समाज का खूब अध्ययन किया। जॉर्ज सीमेल आते हैं, वह स्वरूपात्मक संप्रदाय के विकास करते हैं। तो कुल मिलाकर के समाजशास्त्र एक विशेष सामाजिक विज्ञान है तथा इसकी अध्ययन विषय वस्तु सामाजिक अंतःक्रिया के स्वरूप है, ये बात कहते हैं कौन? जॉर्ज सीमेल। तो इस प्रकार से आप देखते हैं बाद में फिर आते हैं जर्मनी के समाजशास्त्री हैं, बड़े फेमस समाजशास्त्री मैक्स वेबर। मैक्स वेबर का नाम समाजशास्त्र में बहुत ही एक प्रकार से उच्च श्रेणी का नाम है और बहुत ही अच्छे से लिया जाता है। तो जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं तथा सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। सामाजिक क्रिया ही समाज की वास्तविक विषय वस्तु होती है, वास्तविक स्कोप होता है समाजशास्त्र का, जो अंतर क्रियाएँ होती हैं। फिर 20वीं शताब्दी आती है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में आप देखते हैं अमेरिकी समाजशास्त्रियों का बोलबाला रहा समाजशास्त्र में, जिसमें खास करके थ्रस्टन का नाम आता है, बेबलिन, मार्क्स बेबलिन का नाम आता है, फ्रेड वार्ड का नाम आता है, रास
ये सब समाजशास्त्री जिन्होंने मोर्चा संभाला और आगे बढ़ाया समाजशास्त्र को। इसी समय आप देखते हैं 20वीं शताब्दी में इटली के प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं पैरेटो, वो भी एक प्रकार से ज़बरदस्त भूमिका निभा रहे समाजशास्त्र के विषय में। और आप देखते हैं पैरेटो ने अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत दिया, जो समाजशास्त्र में एक अमूल्य निधि माना जाता है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं नाना प्रकार के देशों से अलग अलग समाजशास्त्रियों का उदय होता है और वो एक प्रकार से समाजशास्त्र की विषय वस्तु को बढ़ाते हैं, समाजशास्त्र को एक नए स्तर पर लाते हैं। और आज जो समाजशास्त्र हम लोग देख रहे हैं, इसमें एक प्रकार से इसकी कई अवस्थाएं रही, इसकी 4 अवस्थाएं रही हैं। एक तो समाजशास्त्र की प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था, ठीक है। और चतुर्थ अवस्था का आरंभ जो होता है अगस्त काम्ट के द्वारा किया था। अगस्त काम्ट का जन्म हुआ था 1798 ईस्वी में, मृत्यु हुई थी 1857 ईस्वी में, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और फिर उसके बाद में फ्रांसीसी विद्वान अगस्त काम्ट के गुरु थे, मतलब उन सेंट साइमन। तो आपसे अगर पूछे कि अगस्त काम्ट के गुरु कौन थे, तो आप बताएंगे सेंट साइमन जो थे वो गुरु थे। भौतिक विज्ञान के समान एक ऐसा विज्ञान बनाना चाहते थे वे, जो सामाजिक घटनाओं का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध विश्लेषण जिससे किया जा सके। और इसी विचारधारा को आधार बना करके 1835 ईस्वी में अगस्त काम्टे ने सामाजिक भौतिकी का नाम दिया उसको 1835 में। लेकिन जब 1835 में उसको सामाजिक भौतिकी कहा गया समाजशास्त्र को, तो उससे भी उनको संतुष्टि ना मिली, क्योंकि उनके गुरु का प्रभाव था। फिर उसके बाद में उनको लगा कि भाई नहीं, सामाजिक भौतिकी इसको कहना उचित ना होगा, इसको सोशियोलॉजी बोलना उचित होगा। तो फिर उन्होंने 1838 में सोशियोलॉजी नाम दिया, ठीक है। और 1849 में जॉन स्टुअर्ट मिल ने इंग्लैंड को समाजशास्त्र शब्द से परिचय करवाया, ठीक है। और कब? 1849 में। और इसके बाद में आप देखते हैं अमेरिकन समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजशास्त्र के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इसी प्रकार समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र और वैज्ञानिक विषय बनाने का श्रेय फ्रांसीसी विद्वान है इमाइल दुर्खीम। इमाइल दुर्खीम जो है समाजशास्त्र को एक विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं और विज्ञान के मामलों में उसके लिए कई सारे तथ्य भी देते हैं कि समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक विषय वस्तु है। कुल मिलाकर के समाजशास्त्र के विकास में फ्रांसीसी, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, इन सभी ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जो समाजशास्त्र आज हम और आप पढ़ रहे हैं, उसका एक प्रकार से जो ढांचा है वो उसी समय कहीं ना कहीं पे निर्मित होता, उसका मूलभूत आधार उसी समय बना। आगे बढ़ते, समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? विज्ञानों का विज्ञान, समाज का विज्ञान, विज्ञान का अध्ययन, साहित्य का अध्ययन। तो समाज का विज्ञान, ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 14 नंबर क्वेश्चन से आप देखिएगा, जेमिन सॉफ्ट एवं जेसल सॉफ्ट की अवधारणाओं में, मतलब अवधारणाओं से किसका नाम संबंध है? जेमिन सॉफ्ट और जेसल सॉफ्ट की अवधारणाओं से किसका नाम संबंधित है? प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, बताएं। टाइलर, समनर, स्पेंसर या टॉनीज? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टॉनीज इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, टॉनीज इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से 15 नंबर प्रश्न आप देखिएगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि समाज सादृश्यता की सामूहिक चेतना है? समाज सादृश्यता की सामूहिक चेतना है, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा किसने कहा भाई? गिडिंग्स ने कहा। किसने कहा? गिडिंग्स महोदय ने कहा है, ध्यान रखिएगा। ओके, सादृश्यता मतलब सामूहिक चेतना की बात कौन करते हैं? तो दुर्खीम वैसे करते हैं। सामूहिक चेतना का सिद्धांत दिया है इमाइल दुर्खीम ने, लेकिन यहाँ पर समाज सादृश्यता की सामूहिक चेतना है, ये कथन समाजशास्त्र के बारे में गिडिंग्स का भी है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक, लगातार कोई भी विश्वविद्यालय ऐसा नहीं जहाँ पर ये प्रश्न पूछा ना जा रहा हो और हमेशा पूछा गया है। पिछले 2 सालों के पेपर को अगर आप देखिएगा, नवीनतम एजुकेशन पॉलिसी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें, जो भी परीक्षाएं हुई हैं पिछले 2 सालों में, तो उन सभी विश्वविद्यालयों में जहाँ पर ऑब्जेक्टिव होती है, ये प्रश्न जरूर आया। फॉकबेज पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है फॉकबेज। ग्राह समनर जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर इसका सा लगा दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 17वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? देखिए, पिट्रिम, सोरोकिन, वीरकांत, सीमेल और वान बीच, इन चारों में से कौन सम्मिलित नहीं है स्वरूपात्मक संप्रदाय के? तो जो पिट्रिम, सोरोकिन है, ये समन्वयात्मक संप्रदाय से रिलेटेड है समाजशास्त्र के। किस संप्रदाय से? समन्वयात्मक संप्रदाय, समन्वयात्मक, ठीक है, समन्वयात्मक संप्रदाय से रिलेटेड है कौन? पिट्रिम, सोरोकिन। बाकी वीरकांत, जॉर्ज सीमेल और वान बीज, ये सब स्वरूपात्मक संप्रदाय से रिलेटेड है। तो इसमें प्रश्न क्या पूछा गया आपसे? प्रश्न पूछा गया कि स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित कौन समाजशास्त्री नहीं है इनमें? ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा, पिट्रिम, सोरोकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखिएगा, 18वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, जॉनसन के अनुसार समाजशास्त्र है संस्थाओं का अध्ययन है या समुदायों का अध्ययन है या सामाजिक समूहों का अध्ययन है या मात्र विज्ञान है? जॉनसन महोदय के अनुसार समाज जो है
समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक समूहों का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? सामाजिक समूहों का अध्ययन है। समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है, ये जॉनसन महोदय स्वीकार करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सारे प्रश्न ही इंपॉर्टेंट है, एक भी प्रश्न इधर उधर का नहीं है। इसमें जो बातें बीच बीच में बताता हूँ वो और महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। 19वां प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न है, पुस्तक है ह्यूमन सोसाइटी, बड़ी फेमस पुस्तक है, परीक्षा में हमेशा प्रश्न ये आता है। तो बताइए ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स कूले, किंग्सले डेविस, मैकाइबर एवं पेज या फिर जॉनसन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ह्यूमन सोसाइटी जो पुस्तक है इसके लेखक है किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस जो है ह्यूमन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक हैं, यानी कि मानव समाज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, मतलब 19वीं जो पुस्तक है ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक बहुत ही फेमस पुस्तक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसने समाजशास्त्र को नवीनतम विज्ञान कहा? मैक्स वेबर ने, बाटोमोर ने, अगस्त कॉम्टे ने या चार्ल्स डार्विन ने? तो इसके जो जनक हैं यानी फादर ऑफ सोशियोलॉजी जो हैं अगस्त कॉम्टे, उन्होंने ही इसको नवीनतम विज्ञान कहा था, ये बात ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, अगस्त कॉम्टे। 21 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्री नहीं है? मैकाइबर, पेज, अगस्त कॉम्टे, इमाइल दुर्खीम या चार्ल्स डार्विन? तो समाजशास्त्री नहीं है कौन भाई? मैकाइबर, पेज समाजशास्त्री हैं, इमाइल दुर्खीम भी समाजशास्त्री हैं, अगस्त कॉम्टे तो समाजशास्त्र के जनक ही हैं। इनमें बचते हैं कौन? चार्ल्स डार्विन। तो ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, चार्ल्स डार्विन जो है जीवशास्त्री है, समाजशास्त्री नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए जितने भी लोग देख रहे हैं। इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट की वीडियो मैं दूंगा, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की और भी वीडियोस आपको मिलने वाली है। देखिए 22 नंबर प्रश्न है, समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव के लिए कौन सी मुख्य घटना जिम्मेदार है? फ्रांस की क्रांति या औद्योगिक क्रांति या प्रथम विश्व युद्ध? प्रथम विश्व युद्ध कब होता है? 1914 में प्रारंभ होता है, 1918 में तक चलता है। तो क्या इसका प्रभाव रहा 1914 में? इससे पहले समाजशास्त्र का उदय हो गया था, तो ये बिल्कुल कट हो गया। फ्रांसीसी क्रांति मैंने आपको बताई थी कि भाई इसका योगदान बहुत रहा है, और औद्योगिक क्रांति का भी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन, इन दोनों का बहुत ज़बरदस्त भूमिका रही है समाजशास्त्र पर। और समाजशास्त्र के जो सिद्धांत है खास करके कहीं ना कहीं पे इन क्रांतियों का उन समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर प्रभाव भी आपको दिखेगा। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति दोनों जो हैं, ये दोनों घटनाएं जिम्मेदार हैं समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव के लिए। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे उपयुक्त, मतलब ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 23 नंबर प्रश्न है, देखिए इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ये पुस्तक देखिए कई लोगों ने लिखी है। इकोनॉमी एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक मैक्स वेबर भी हैं। ठीक है, मैक्स वेबर चूंकि ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर मैक्स वेबर का नाम वैसे कट गया। अब इस पुस्तक को लिखा स्मेल्सर ने भी और पार्सन्स ने भी, दोनों की मिली जुली पुस्तक आप मान सकते हैं। तो इकोनॉमी एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? पार्सन्स और स्मेल्सर। ऑप्शन नंबर सी में दिए, करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 24 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वैज्ञानिक प्रवृत्ति संबंधित है तटस्थ अवलोकन से। तटस्थ मतलब होता है किसी एक तरफ झुकाव ना होना। ठीक है, मतलब एकदम से निष्पक्ष जांच करना, निष्पक्ष देखना। अवलोकन माने देखना, तटस्थ माने होता है निष्पक्षता। तो वैज्ञानिक प्रवृत्ति में यही होता है कि भाई किसी का कोई सुनना नहीं, कोई लाग लपेट की बात नहीं होती वैज्ञानिक में। क्रमबद्ध तरीके से सुव्यवस्थित सुसंगठित हम क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। कोई लाग लपेट और कोई उसमें व्यवहारिक चीज़ें नहीं होती हैं। तो तटस्थ अवलोकन से भविष्यवाणी की क्षमता भी होती है एक समाजशास्त्र में या एक विज्ञान में, या एक ऐसा शास्त्र मतलब शास्त्र या एक प्रकार से विषय जो कि भविष्यवाणी करने की क्षमता रखता हो, उसको हम वैज्ञानिक प्रवृत्ति या वैज्ञानिक प्रकृति का विषय मानते हैं। उसकी नेचर को हम साइंटिफिक नेचर बोलते हैं। तो भविष्यवाणी की क्षमता से भी, तटस्थ अवलोकन से भी हम वैज्ञानिक प्रवृत्ति स्वीकार करते हैं, और नए आविष्कारों से, क्योंकि नए नए आविष्कार होते तो वैज्ञानिकता मतलब वैज्ञानिक उसमें ही होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिएगा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। डी ऑप्शन इज राइट आंसर, ऊपर तो सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस समाजशास्त्री का नाम बताइए जो स्वरूपात्मक संप्रदाय का अनुयायी नहीं है। देखिए इसमें पिट्टिम सोरोकिन जो है वो समन्वयात्मक संप्रदाय से, तो यही नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे जो है वो स्वरूपात्मक संप्रदाय के अनुयायी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों ने समाजशास्त्र के बहुत सारे प्रश्नों को जान लिया, समझ लिया। ठीक है, कुल मिलाकर के समाजशास्त्र के बारे में आप लोग बहुत सारी चीज़ों को जाने, समझे। ठीक है, अब इसके बाद में तो इकाई नंबर 1 यहाँ पर आपकी समाप्त हो गई। इकाई नंबर 1 में कुल मिलाकर के मैं आपको बताऊँ, समाजशास्त्र की अगर बात की जाए तो समाजशास्त्र जो है
उसके बारे में आप लोगों ने चर्चा करी और इकाई नंबर 1 में आपको पढ़ना था समाजशास्त्र की मूल अवधारणाओं का परिचय। अब इसके बाद में जो इकाई नंबर 2 आपकी आएगी उसमें पढ़ना है समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञान। तो उनसे कैसा संबंध है अन्य सामाजिक विज्ञानों से। अन्य सामाजिक विज्ञानों में जैसे मानव शास्त्र हो गया, समाज शास्त्र का राजनीति से कैसा संबंध है, इतिहास से कैसा संबंध है, भूगोल से कैसा संबंध है, इन चीज़ों को हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, वैसे मैं आपको बताऊं समाजशास्त्र जो है समाजशास्त्र समाज के अध्ययन से संबंधित है। समाजशास्त्र मानव ज्ञान की वह शाखा है जिसमें सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र में सामाजिक क्रियाओं के या सामाजिक क्रिया के कारणों और परिणामों के संबंध में जानकारी दी जाती है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल भी है। समाज एक सावयव है और इस सावयव के 2 भाग हैं, एक बाहरी सावयव, एक आंतरिक सावयव। ठीक है, मतलब एक प्रकार से बाह्य समूह एक प्रकार टाइप का होता है सावयव। समाज शास्त्र मानव की वह शाखा है जो मानव का एक समग्रता के साथ अध्ययन करता है और समाजशास्त्र के अंतर्गत मानव प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। काम्टे ने नैतिकता को समाज की सर्वोच्च प्रगति के रूप में स्वीकार किया। तो ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में बना हुआ है कि काम्टे ने मतलब किसने समाज को मतलब नैतिकता को समाज की सर्वोच्च प्रगति के रूप में किसने स्वीकार किया, तो अगस्त काम्टे ने स्वीकार किया है। समाजशास्त्र का संबंध मानव जीवन से है और यह उन अवस्थाओं का अध्ययन करता समाजशास्त्र जिनमें अंतर क्रियाएं और अंतः संबंध उत्पन्न होते हैं। तो कुल मिलाकर के ये सामाजिक घटनाओं का शास्त्र है समाजशास्त्र। काम्टे ने समाजशास्त्र को वैशेषिक विषय माना है और इसके माध्यम से साकारवाद की प्रतिस्थापना भी अगस्त काम्टे करना चाहते थे। समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र सामाजिक समूह होता है। समाजशास्त्र उन प्रतिक्रियाओं का भी अध्ययन करता है जिनके द्वारा समूहों का निर्माण होता है और जिनसे समूह में कोई परिवर्तन होता है, तो इन सभी चीज़ों का अध्ययन करता है। ठीक, कुल मिलाकर के अगस्त काम्टे ने यह भी कहा कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। तो कुल मिलाकर के अच्छा समाजशास्त्र एक समष्टि समाजशास्त्र है, एक व्यष्टि समाजशास्त्र है। तो जिसमें समष्टि मतलब होता है बड़े समूहों, संगठनों और सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें उसको समष्टि अर्थ समाजशास्त्र कहते हैं। व्यष्टि अर्थात मतलब छोटा, मतलब जिसमें जो है आमने सामने की अंतः क्रियाओं के बारे में, मनुष्यों के व्यवहार के बारे में अध्ययन किया जाता है, वो छोटा समाजशास्त्र या एक प्रकार से जिसको आप माइक्रो सोशियोलॉजी बोल सकते हो। एक माइक्रो सोशियोलॉजी ये कैटेगराइजेशन आप जैसे इकोनॉमी में किया गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैक्रो माने बड़ा और माइक्रो माने छोटा, व्यष्टि माने छोटा, समष्टि माने बड़ा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हैं समाजशास्त्र के बारे में जो मैंने आपको बताई। कुल मिलाकर के समाजशास्त्र बहुत ज़बरदस्त विषय है और इस प्रकार से आप लोगों ने समाजशास्त्र के बारे में बहुत सारी चीज़ जानी। यूनिट नंबर 1 आपकी यहाँ पर समाप्त होती है। यूनिट नंबर 2 हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने हिंदी लिया हुआ है तो हिंदी काव्य आपको पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट सेमेस्टर में बीए में। ठीक है, इकाई नंबर 1 का एक प्रकार से उसमें मैंने जो है ये प्रश्न लगभग 35 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को उसमें मैंने चर्चा करा हुआ है। जिस प्रकार से हमने इसमें किया है इसी प्रकार से उसमें भी विस्तार से मैंने समझा करके एक एक चीज़ बारीकी समझाया है। इसी प्रकार से इकाई 2 का 3 का सबका आएगा। तो आप सभी लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अगर आप में से किसी मतलब हिंदी का कोर्स भी जिनको लेना है या फिर इन सभी सब्जेक्ट की PDF वगैरह आपको चाहिए तो उसके लिए आपको मात्र 100 रुपये पे करने होंगे। हिंदी साहित्य का कोर्स वैसे मैंने लॉन्च किया है, उस कोर्स के लिए ग्रुप में आपको शामिल कर दिया जाएगा व्हाट्सएप के, और वहाँ पर PDF नोट्स भी आपको मिलते रहते हैं। हर एक सब्जेक्ट के PDF नोट्स जो भी बनेंगे आपको मिलते रहेंगे। लेकिन हिंदी का कोर्स है, खास करके हिंदी के कोर्स अगर आपको लेना है, हिंदी काव्य पढ़ना है, क्योंकि हिंदी काव्य में बहुत सारी कविताएं, उन सभी कविताओं की व्याख्या और हिंदी साहित्य का इतिहास और इसके अलावा मॉडल पेपर और एक प्रकार से सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के कोर्स के लिए आपको क्या करना है, हमारा नंबर है 916193, ठीक है 9161936062। इस पर आप लोगों को व्हाट्सएप पे SMS कर देना है। ठीक है, और जैसे ही आप व्हाट्सएप पे SMS करेंगे आप लिखेंगे कि सर जी हमको हिंदी साहित्य BA प्रथम सेमेस्टर का कोर्स चाहिए, तो मैं एक प्रकार से आपके पास एक स्कैनर सेंड करूंगा UPI का, उस पर आपको मात्र 100 रुपये पे करके उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास सेंड कर देना है। उसके बाद में आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, आप अपना नाम जरूर बताएंगे। ठीक है, तो आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा और उसमें आपको उससे पहले आपको जो अभी तक क्लासेस हो चुकी हैं BA प्रथम सेमेस्टर की, जो कविताओं की व्याख्या, सारी की सारी कविताओं की व्याख्या है वो अवेलेबल है। कुछ कविताओं की व्याख्या लगभग 5-6 कविताएं बची हुई, उनकी व्याख्या मैं जल्दी करवा दूंगा। ठीक है, और बाकी क्लासेस आपकी होती रहेंगी। तो
तो वो सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी मात्र 100 रुपये में, और खास करके कुछ PDF नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। और जो क्लासेस आपकी ये हो रही हैं ऑब्जेक्टिव की या फिर अन्य जो लिखित की क्लासेस अभी होने वाली हैं, उन सभी की PDF जो नोट्स बनेंगे तो वो आपको उसी ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे। तो बहुत फ़ायदा होने वाला आपका। और भी जो जिस सब्जेक्ट के नोट्स बनेंगे वो सब्जेक्ट के नोट्स भी उस ग्रुप में मिल जाएंगे। तो इससे आपका कई फ़ायदा है। तो अगर आपने हिंदी लिया हुआ है तो आपके लिए ये सबसे बेस्ट प्लान है कि आपको अदर सब्जेक्ट के भी PDF नोट्स भी मिल सकते हैं, उस ग्रुप में मिल सकते हैं। क्या है, लगभग 90% मैं पूरा जब बनाऊंगा तो उसमें सेंड करूँ, 90 क्या 100% सेंड करूँगा, क्योंकि सेंड मुझे ही करना है। तो अगर आप कोर्स लेते हो तो इसमें आपका कई फ़ायदा है। तो आप ले सकते हैं कोर्स, और मात्र प्राइस इसकी बहुत सस्ती रख दी गई है, मात्र 100 रुपये आप आसानी से ले सकते हैं। बाकी क्लासेस यूट्यूब पर हर एक सब्जेक्ट की, सोशियोलॉजी की, पॉलिटिकल साइंस की, हिस्ट्री की, एजुकेशन की, सभी की बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाऊंगा। किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, आप आसानी से पढ़िए, ठीक है। बाकी हिंदी का केवल कोर्स है, उसके लिए PDF वगैरह आपको वहाँ पर मिलती रहेंगी। तो अगर जिनमें से आपको चाहिए तो आप आसानी से हमारे पास SMS कर सकते हैं 9161 93 60 62 पर, और वहाँ पर आप बताएंगे कि सर जी हमको हिंदी साहित्य BA प्रथम सेमेस्टर का कोर्स लेना है। अच्छा, ये 100 रुपये आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं, किसी दूसरे के फ़ोन से भी करवा सकते हैं, ठीक है। आप किसी के फ़ोन से करवा सकते हैं, बस उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास सेंड करवा दीजिएगा, तुरंत उसके बाद आपको ऐड कर दिया जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।